बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। एक हफ्ता हो गया जी, मुल्की सियासत में मुज़ाकरात का शोर है, मगर इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी। हाँ, इस बार हैरान कुन हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, कमेटी तक उसने बना दी है, मुतालबात में लचक भी दिखा रही है और सिविल नाफरमानी की तहरीक को एक ने 2 बार मौखर भी किया, मगर दूसरी जानिब हुकूमत मुज़ाकरात को लेकर क्लियर नहीं। हाँ, अलबत्ता स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब पिछले 2-3 दिन से कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि जैसे वो सबसे ज़्यादा संजीदा है। और आज भी उन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमत को टेबल पर लाना मेरा काम है, मिन्नत के लिए भी तैयार हूँ, मगर लोगों को पकड़ कर मुज़ाकरात की तरफ नहीं ला सकता। हाँ, इमरान खान साहब ने मुतालबात की मंजूरी के लिए इतवार तक की डेडलाइन दी हुई है, जिसके बाद उनका कहना है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला, जी हाँ, उसका आगाज़ हो जाएगा पहले मरहले का, जिसमें तरसीलात ज़र का बाइकआउट किया जाएगा। दूसरी जानिब पीर के रोज़ अल-कादी ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाना है, जिससे मुतल्लिक कोई और नहीं, तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा और फेर अफजल मरबत और जितने भी माहिरीन हैं, उनका ये कहना है, ख़दशा है कि इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हो सकती है। तो इन हालात में क्या मीनिंगफुल मुज़ाकरात हो पाएंगे? क्या ये कोई CBM का हिस्सा बन पाएंगी ये चीज़ें? यह हम सवाल होगा। दूसरी जानिब 2 बड़ी मुलाकातें आज हुई हैं। एक तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जी हाँ, उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर से मुलाकात हुई। कहने को तो ज़िला कुरम की सूरत हाल, पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास, ये तमाम चीज़ें थीं जिसमें निजी बंकर्स को बंद करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन क्या यही वो असल जगह है मुज़ाकरात की? ये जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मौलाना की भी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत मौलाना को आराम करने में कामयाब है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को हिदायत की है कि वो मामला जल्द हल करे। और मौलाना ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि आइन और कानून के मुताबिक हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। और आज अदालतों से भी बड़ी दिलचस्प रिमार्क्स आए हैं। कत्ल, वैसे तो कत्ल केस था, मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत थी, और इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने पूरे सिस्टम को, जी, जो सुप्रीम कोर्ट का जज क्या समझता है, उससे मुतालिक आगाह किया। रिमार्क्स ये कि वैसे तो ये ज़मानत का केस 2017 से है और ज़ेर इल्तवा है, और रियासत हमारी हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। जहन में रखिएगा, रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ नहीं है, रियासत के मुतालिक का तमाम इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए इदारे, हुकूमत नहीं। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए कि जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जैसे शहजाद मलिक साहब, वो कहते हैं कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस और दूसरे दिन जेल में होता है, किसी को मालूम नहीं उसको कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। जजेस के इन अहम तरीन रिमार्क्स पर भी बात करनी है, तकरार पर भी बात करनी है, दीगर मौज़ूआत पर मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फैसल चौधरी साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं फैसल भाई, आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है क्लियरली? जी बिल्कुल आ रही। अच्छा फैसल भाई, सबसे पहले तो ये कि अब ये हकीकत है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाली तहरीक इंसाफ नहीं रही जो कहती थी कि सिर्फ हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो मुज़ाकरात करना चाहती है। इस सिलसिले में कमेटी भी कायम की गई, डेडलाइंस भी चेंज हुई, मुतालबात को भी बहुत हद तक शिलिंग किया गया है। हुकूमत की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। स्पीकर अयाज सादिक साहब इस तरह का रिस्पॉन्स जरूर दे रहे हैं, तो वाया उनके है कि कोई और प्लेटफॉर्म है? देखिए, अयाज सादिक साहब की जो पेशकश है वो तो अच्छी पेशकश है, वो अपने घर के और ऑफिस के दरवाजे तो खोल सकते हैं, लेकिन मसला अडयाला जेल के दरवाजे खोलने का है। जब स्पीकर साहब हमारी मुज़ाकराती कमेटी के मुलाकात इमरान खान साहब से अगर करा सकते हैं कल या परसों में, तो करवा दें और जेल के दरवाजे खुलवा सकते हैं, तो फिर तो उनकी ऑफ़र को संजीदगी से लेना चाहिए। ठीक है, तो और फिर उनके साथ मज़ीद बात भी करनी चाहिए। हुकूमत को ये जो मौजूदा क्यास है वो सूट करता है, क्योंकि वो बेनिफिशरी है इस सारे मामले की। जो अदम इस्तेहकाम सियासी है, मुआशी है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटीरियोरेटेड सिचुएशन है, उनको उनसे कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ एक फियर फैक्टर और जो एक अदम इस्तेहकाम है, जो ये इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, इसकी बेनिफिशरी हैं और वो इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। मुज़ाकरात को वो सैबोटाज करना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले भी कोशिश की है कि मुज़ाकरात सैबोटाज हो। जब उमर अयूब खान को
मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह बनाया गया, उनको जेल में आते ही गिरफ्तार कर लिया गया और अडयाला चौकी में रख लिया था उन्हें। ऐसे मुकदमे में जी पूरी रात को हम भी बैठे रहे। सुबह अदालत ने उनकी सरजनिश करके पुलिस वालों ने छोड़ा, क्योंकि उनके पास पेशावर हाई कोर्ट से ओमनी बस और बेल ऑर्डर थे। उसके बावजूद उनको पकड़ा गया और अहमद चट्टा राजा बशारत साहब को भी साथ में बिठाया गया। एक फियर फैक्टर जिसके ऊपर हुकूमत जो अभी तक काम कर रही है, क्योंकि ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये कोई अवामी वोटों से तो आई नहीं, मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये तो एक ऐसी हुकूमत है जिसको आपके इम्पोज किया गया है। तो ये हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात, और मीनवाइल ज़ाहिर है ये डिले इसलिए हो रहा है कि अलकादर की जो अलकादर ट्रस्ट केस का है, मंडे को उसका फ़ैसला एक्सपेक्टेड है और हुकूमत को पता है कि इसका फ़ैसला क्या आना है, तो लिहाजा वो ऑटोमेटिकली वो समझते हैं कि उसके बाद मुज़ाकरात डीरेल हो जाएंगे या वो सबोटाज हो जाएंगे। तो इसलिए हुकूमत जो है वो ना मुज़ाकरात करने में संजीदा है। अच्छा, इसमें फवाद चौधरी साहब का कितना क्रेडिट है सर? इसमें फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी साहब का कितना क्रेडिट है? जो तहरीक थी सिविल लाफरमानी की, उसकी तारीख को जो इमरान खान साहब ने मौखर किया, ज़रा उसको ज़रा क्लियर कर दें, क्योंकि 7 रुकनी कमेटी भी बनाई है तो किसी न किसी इशारे पे बनी है ना कोई तो हुकूमत ने कहा होगा मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या कोई रब्ता किया होगा, या कुछ तो हुआ होगा। ऐसे तो नहीं होता कि 7 रुकनी कमेटी बना दी जाए और आगे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आया हो। देखिए 7 रुकनी कमेटी जो पहले 5 रुकनी थी, तो उसमें थोड़ा इजाफा किया गया है। उसका क्रेडिट तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ज़ाहिर है सियासी जमातें बंदूक के ज़रिए तो बात कर नहीं सकते, और 7 वजूहात दी हैं कि हमें सिविल डिसोबीडियंस की तरफ क्यों जाना पड़ा है। उसको आप पंजाब और KP के इलेक्शंस जब असम्बलियाँ तोड़ी गई, आइन के मुताबिक उनके 90 दिनों में इलेक्शन थे, तब नहीं उसके अमल दरामद हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, और लंदन प्लान के तहत PTI को क्रश करने का मंसूबा था। उसके बाद 9 मई हुआ, 9 मई में पोलिटिसाइज एक अप्रोच की गई, और जिन लोगों ने PTI को छोड़ दिया उनको बरिल ज़िम्मा करार दे दिया कि जिन्होंने PTI को नहीं छोड़ा उनको 9 मई के केसेस में रख लिया गया। उसके बाद हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, कारकुनान को, रहनुमाओं के घरों को तोड़ा गया। उस वक़्त 9 मई के बाद फिर जब इलेक्शन करवाए गए ये समझते हुए कि शायद इलेक्शन जीत जाएंगे, तो नवाज शरीफ जब अपनी विक्ट्री स्पीच देने लगे तो उनसे पहले उनको पता लगा कि वो तो अपनी दोनों सीटें भी हार गए हैं और बुरी तरह से पूरे पाकिस्तान में पिट गए हैं, और तहरीक इंसाफ जिसको क्रश करने का लंदन प्लान था वो इलेक्शन जीत चुकी है। तो फिर फॉर्म 47 का फ्रॉड किया गया, और दोनों सूरतों में उस वक़्त काजी फायज़ ईसा और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से ना तो वो हमारी पटिशन सुनी गई जिसमें मुल्क के तूल अर्ज़ में हमारे जो कारकुनान थे और रहनुमा थे उनके ऊपर उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की गई उनके राइट्स की, और ना ही जो इलेक्शन फ्रॉड है उसकी जो तहकीकात काजी फायज़ ईसा ने होने दी और उन्होंने एक कवर फ्राहम किया। उसके बाद जो है आपको पता है हमारी रिजर्व सीटें नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, वो भी अभी तक जो है वो बीच में रखी गई हीले बहाने से, और सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पे अमल दरामद नहीं करा सकी। उसके बीच में फिर 26वीं तरमीम करके अदलिया के ऊपर हमला किया गया और अदलिया को जो है वो बिल्कुल यरगमाल बना लिया गया। इसके साथ फिर 26 नवंबर को हमारे बंदे शहीद कर दिए गए। तो आप उसके बाद आप मुझे सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ, एक लास्ट सेंटेंस कहना चाह रहा हूँ कि PTI को क्रश करते करते सबसे पहले जमहूरियत इस मुल्क में क्रश हो गई, आइन क्रश हो गया, लॉ क्रश हो गया, जुडिशरी क्रश हो गई, मीडिया क्रश हो गया। और मैंने भी आपसे बात करनी है, बड़े सॉलिड स्टेटमेंट्स आई हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन जजेस की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मौजूदा सिस्टम के हवाले से, इदारों के हवाले से, सीरियसनेस के हवाले से। मैंने उस पर भी आपसे बात करनी है। हसन मुर्तज़ा साहब को शामिल करूँ गुफ्तगू में। हसन भाई, ये तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बहुत सीरियस है जी, और मुकम्मल तौर पर राज़ी भी नज़र आती है। कुछ अरसे से हुकूमत थोड़ी रिलक्टेंट हुई भी है, वो राज़ी नज़र नहीं आ रही, वो पीछे पीछे हट रही है। क्या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गोहर मिलेगा तो ये लोग करेंगे? इनकी अपनी कोई विल, कोई ताकत, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाएं? बहुत शुक्रिया जी। और जो आपका इंट्रो है वो तो बिल्कुल ही आप हर चीज़ जो है वो जाके एस्टेब्लिशमेंट से ही मिलाते हैं। सारे जब भी बात होती है तो कहा जाता है जी कि क्या जजेस ने कहा था, भाईजान जजेस ने कहा था, ये था कि
اسٹیبلشمنٹ بیچ میں تھی. آج بھی الحمدللہ آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ آج بھی بیچ میں ہے کہ اب وہ انہیں روک رہی ہے. اچھا میرا یہ نہیں خیال کہ اس طرح کی ہو. زیادہ بہتر تو حکومت کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا وہی بتا سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک جو اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد کوئی نہیں کسی پہ کر رہا. نہ ہی پہلے تحریک انصاف کو تھا، نہ ہی میرے خیال میں اب حکومت کو ہے کہ یہ اپنی اس بات پہ کھڑے رہیں گے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. یا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ مشروط ہوں، جیسے ابھی فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ اڈیالہ کا دروازہ کھلے گا. تو چیزیں کچھ اس طرح اتنی سمپل اور سیدھی نہیں ہیں. کرمنل کیسز ہیں، عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی غلط ہیں ٹھیک ہیں، ہونا تو وہ عدالت کے ذریعے ہی ہے. نہ کوئی اس طرح اڈیالہ کا دروازہ کھول سکتا ہے کہ وہ دروازہ کھولے گا اور مذاکرات کے ذریعے چلا جائے گا. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اعتماد کی میرے خیال ہے ضرورت ہے، جس کا فقدان نظر آ رہا ہے. پہلے اعتماد بحال ہوں، کوئی ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھے، کوئی بات چیت آگے بڑھے. ایاز صادق صاحب اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کل ہی اپنا کوئی ایسا فیصلہ سنائیں یا کوئی رولنگ ان کی دینے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہے، برف پگھلنی شروع ہوئی ہے. اچھے کی توقع رکھنی چاہیے، ٹائملی چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اعتماد بحال ہونا چاہیے. اس اعتماد کی بحالی کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ اعتماد ہی ہے نا کہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. ان شرائط میں کہ جس میں تمام قیدیوں کی رہائی بشمول عمران خان صاحب تھی، وہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے. سی بی ایم میں اعتماد کی اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ انہوں نے وہ جو سول لا فرمانی کی تحریک ہے اس کی ڈیٹ 2 بار پوسٹ پون کر دی. سر یہی تو اعتماد کی چیزیں ہوتی ہیں. حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے. میرا یہ آپ کی سیاسی رائے کیا ہے؟ یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بات آگے بڑھی ہے، کوئی برف پگھلنا شروع ہوئی ہے. آپ فوری اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں. فوری اس طرح تو نہیں ہوتا چیزوں میں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی نیگیٹو رائے دینی بھی نہیں چاہیے. ملک کے اندر جس وقت تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اس استحکام کے لیے ہمیں چیزوں کو بہتر ہوتا ہوگا میں تو دیکھ رہا ہوں جی. باقی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کی گہری نظر بھی ہے، اور باقی جو دوست ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی رائے دیں گے اس پہ. اچھا اصل بھائی میں آپ سے ایک بڑا زبردست سوال کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے آپ کا جواب بڑا میرٹ پہ ہوتا ہے. آپ بہت سی لائنوں کو کراس کرتے ہوئے جواب دے دیتے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات تھی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی. ڈیفینیٹلی ان کے مطالبات تھے، ان کو رام کرنا تھا. تو آج پیپلز پارٹی کے لوگ بیچ میں تھے نا، پرویز اشرف صاحب، قمر زمان کائرہ صاحب، وہ ادھر موجود تھے. آپ بتائیں جب مولانا صاحب کے لیے موجود ہو سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ لوگ کیوں نہیں موجود ہو سکتے؟ دیکھیں جب وہ نوبت آئے گی تو ضرور آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو جس دن یہ الیکشن ہوا تھا میرے خیال میں فیب میں، اسی دن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ تحریک انصاف بنائے، ہم ان کو ووٹ بھی کریں گے اور کوئی ان سے ہم کیبنٹ میں بھی حصہ نہیں مانگتے، یہ اپنی حکومت بنائے. ہم نے اس کے علاوہ اکانومی پہ بھی چارٹر کی جب بات کی تو تحریک انصاف کو اس وقت بھی آفر کی، لیکن وہ چیزیں لیگ سے بیٹھ کے بات کریں تو ان کی اس وقت شاید پریورٹیز کچھ اور تھیں. اب حالات بھی کچھ اور ہیں اور وہ بھی اس چیز پہ مان گئے ہیں. پیپلز پارٹی ضرور اپنا کردار ادا کرے گی انشاءاللہ. اچھا یعنی ابھی تھوڑا وقت درکار ہوگا. اچھا کوثر کاظمی صاحب ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب میں جوائن کیا ہے اور یہ بھی اپنے موقف کو بڑے تگڑے طریقے سے سامنے رکھتے ہیں. کوثر بھائی ذرا آپ تھوڑا سا بتا دیجیے گا، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا دیگر وزراء، جی ہاں یہ تو پہلی بات تو ایوان میں بار بار کہتے رہے کہ جی مذاکرات کر لیں، مذاکرات کر لیں، مذاکرات کر لیں، آئیں بیٹھیں. وہ تو تیار ہو گئے سر مذاکرات کرنے کے لیے، اب آئیں بائیں شائیں کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد. بھائی میرے مذاکرات کے لیے کس طریقے سے سنجیدہ تو نظر آئے نا پہلے. ابھی میرے خیال میں کیونکہ ابھی میری انٹری ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ بھائی ہمارا فیصل ہے
جی فیصل ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب ہیں آپ کے ساتھ. اچھا فیصل میرے بھائی 2 دن پہلے ڈیالہ جیل کے باہر آئے ملاقات کر کے بانی تحریک انصاف سے. تو جب انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ بھائی اگر مطالبات ہمارے نہ مانے گئے فلاں ڈیٹ تک تو پھر سول نافرمانی ہے، اگر نہ مانے گئے تو ترسیلات زر جو ہیں ان کا راستہ روک دیا جائے گا، اوورسیز پاکستانیوں کو روک دیا جائے گا. تو سب سے پہلی بات ہے سنجیدگی یہاں سے نظر آنی چاہیے تھی، اپنے رویے میں تھوڑی تبدیلی لے کے آتے. تو باقی جو کمیٹی بنا دی ہے 7 افراد کی، وہ تو انہوں نے خود ہی میڈیا پہ بنائی. حکومت سے باضابطہ طور پر رابطہ کوئی نہیں کیا گیا. خان صاحب ہمیشہ جب سول نافرمانی کی کال دینی ہوتی ہے، انتشاری سیاست یا پرتشدد قسم کے احتجاج کا کہنا ہوتا ہے اپنے ووٹرز کو، تو ان کے ٹویٹر سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے. بے شک وہ نہ کریں، جو بیرونی لابیاں ان کے ساتھ ہیں وہ ٹویٹ کر دیں، انہی کو کہہ دیں یار ایک ٹویٹ ہلکا سا یہ بھی کر دو کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور یہ میری منتخب کردہ کمیٹی ہے جو حکومت سے مذاکرات کرے گی اور جو بھی یہ فیصلہ کریں گے مجھے وہ منظور ہوگا. ابھی تو بے اعتمادی ہے، ہمیں ان سے نا امیدی ہے کہ ہر بات طے ہو جائے، کسی منطقی انجام تک جو ہے مذاکرات پہنچ جائیں اور خان صاحب پھر ڈیالہ جیل سے ایک نیا فرمان جاری کر دیں. کیونکہ سلمان اکاؤنٹ ان کے پاس ہے نہیں، جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ باہر سے کہیں سے ہینڈل ہو رہا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ جو باہر بیٹھے ان کے ہینڈلر ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ خان صاحب کوئی اور بات کریں، مذاکراتی کمیٹی کوئی اور بات کرے اور وہ ٹویٹر چلانے والے کوئی اور بات کرتے ہیں. اچھا میں ایک چھوٹی سی چیز کہتا ہوں تاکہ آپ کا اگلا جو جواب ہے نا وہ ذرا اور زیادہ مؤثر ہو جائے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے، پاکستان کی عوام کو جو نظر آ رہا ہے کہ ابتدا میں پاکستان تحریک انصاف کے 4 مطالبات تھے. ایک تو مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی، کارکنوں کی رہائی اور اس پہ بانی پی ٹی آئی کی بھی رہائی. ظاہری بات ہے وہ آپ نہیں مان سکتے تھے، مانتے تو پھر حکومت کا خاتمہ تھا. اب صرف 2 مطالبات ہیں سر کہ جو انڈر ٹرائل سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام. سر اس سے زیادہ اعتماد سازی کے لیے کیا کریں پاکستان تحریک انصاف والے؟ اپنے سارے مطالبات تو انہوں نے چھوڑ دیے سر. دیکھیں جو مطالبہ یہ کر رہے ہیں نا سیاسی قیدیوں کا، اب چاہے وہ سنہ 9 مئی میں جو ہے وزیر حراست لوگ ہوں یا ابھی جو 26 والا معاملہ ہوا ہے، دیکھیں ہمارے پاس تو پورے ثبوت موجود ہیں. جو بے گناہ افراد تھے ان کو اکثریت کو پہلے ہی چھوڑ دیا گیا. ابھی جو قید ہیں ان کے پاس شناخت نہیں ہے، پاکستان کی کوئی ان کے پاس شناختی ثبوت نہیں ہے، تو ایسے افراد کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ مطالبہ ان کا بالکل جائز ہے. جوڈیشل کمیشن اگر بنتا ہے، جو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم جوڈیشل کمیشن کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ابھی بھی جب ہم عدالتوں میں پیش کریں گے اور کر رہے ہیں، ہمارے پاس جتنے ثبوت ہیں وہ ہم پیش کر رہے ہیں. اب اگر باقی جو سیاسی قیدی اگر خان صاحب خود کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ میں بھی ان سیاسی قیدیوں میں شامل ہوں، تو وہ تو فیصلہ محفوظ ہو چکا. 190 ملین کا جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ بھیجا وصول کر کے ملک ریاض سے، وہ آتا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور اسی سے پھر جرمانے ادا ہو کے ملک ریاض کو برائب کرتے ہوئے اس کو واپس کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں زمینیں اور ہیرے لیے جاتے ہیں. یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس پہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اچھا کیوں ایسا لگ رہا ہے کوثر بھائی اب آپ لوگ نا نخرے کر رہے ہیں تھوڑا؟ یا تو وزراء کہتے ہیں کہ یہ ہے ہائبرڈ نظام، تو ظاہری بات اگر یہ ہائبرڈ نظام ہے تو پھر پہلے اجازت بھی پھر کہیں اور سے آ رہی ہوگی یا اس اجازت کا انتظار کر رہے ہیں. کھل کے بات کریں سر، کیا ہو گیا؟ ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ بھی ہے عوام کو، آپ بتا دیں ذرا. سلمان جس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ اور باقی یہ بھی یہی کہتے ہوتے تھے. اچھا ان کا جو لہجہ ہوتا تھا نا، یہ کہتے تھے یہ ہیں کون سیاستدان، ان کا قد کاٹ کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، ہم تو ان سے بات نہیں کریں گے. اب جب وہاں سے شٹ اپ کال آتی ہے بھائی ہم سے بات نہ کریں، سیاسی جو قیادت ہے اس سے بات کریں، تو پھر ہر دروازہ بند ہونے کے بعد اب یہ تو ایسا نہیں کہہ رہے. اور یقین کریں انہوں نے کھل کے کہہ دیا، جن کی طرف آپ کا بھی اشارہ ہے، بلکہ کھل کے کہیں. پاک فوج نے یہ کہہ دیا، سپہ سالار نے یہ کہہ دیا، بھائی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی تحریک انصاف نے بات کرنی ہے وہ سیاسی قیادت سے کرنی ہے. اب یہ بھی مان لیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتے. ان کی جو تخلیق ہے وہ وہاں سے ہوئی ہے نا سلمان، ان کی تخلیق وہاں سے ہوئی ہے. ان کے تخلیق کنندہ وہ لوگ ہیں، ان کے علاوہ. فیصل بھائی سے رسپانس لے لیتا ہوں. فیصل بھائی پلیز، میرے پاس نا اب کہتے ہیں الفاظ کی ووکیبلری بک گئی ہے. کوثر صاحب بڑے مدلل قسم کے بیانات دیتے ہیں، میرا خیال ہے یہ آپ جانے اور کوثر صاحب جانے. اوور ٹو یو فیصل بھائی پلیز. سب سے پہلے تو میرا بھائی کوثر یہ بتائے کہ علی ریاض نے حسن نواز سے 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں کیوں لی؟
और एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे क्यों बेची, और एनसीए में फिर ये जो है वो मामला क्यों नहीं हुआ। आपको पता है सलमान के ये जो प्रॉपर्टी का जो ये अलकादर ट्रस्ट का ये जो केस है 190 मिलियन का ओपन एंड शट केस मेरे भाई के मुताबिक, इसमें प्रॉपर्टी जो है वो हसन नवाज शरीफ साहब की है। हसन नवाज शरीफ साहब उन्हीं सीएम पंजाब के भाई हैं जिनके कौसर काज़मी साहब जो है वो तर्जुमान हैं। और मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था ये लबो लहजा बता रहा है कि मुज़ाकरात की जो ऑफ़र है पीटीआई की उससे किस कदर और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। यानी मुज़ाकरात की बात को ये कहते हैं कि आपने ट्विटर हैंडल पे जो कौसर साहब मुतालबा कर रहे हैं जाके पढ़ लें, कमेटी की अनाउंसमेंट ट्विटर हैंडल पे ही हुई है, ठीक है। तो इनका एक मुतालबा तो वहाँ पे हो गया कि जो कमेटी मुज़ाकराती कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी जो है वो इमरान खान साहब ने बनानी थी, बना दी है। उसके लिए कौन सा कोई आईने पाकिस्तान का कोई आर्टिकल लगना है? आप सीधी तरह बात करें कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिससे आप बात कर सके। दूसरी बात यह है कि हसन मुर्तज़ा साहब ने भी कहा है अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई रायत मांग रहे हैं। इस वक्त जो उसने भी इल्ज़ामात हमारे लोगों के ऊपर लगे हुए हैं 9 मई से मुतालिक स्पेशली, वो हैं अबैटमेंट के, और उसकी साल सज़ा है। उसके बाद 1.5 साल से आपने उनको रखा है। हम रायत नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं या तो ट्रायल कंक्लूड करें, हमें जो भी मामला है उसका सबूतों के ऊपर मामला ट्रायल कंक्लूड कर लेते, नहीं तो 2 साल में तो कत्ल की भी ज़मानत हो जाती है सलमान। तो ये चीज़ें जो हैं आप 1.5 साल में उनको रखा हुआ है, तो आखिर इसका कोई एंड भी करना है कि नहीं करना, कि सिर्फ जो है लफाजी के साथ या मामलात को जो है वो तूल देना है। मसला ये है कि हुकूमत के तो पाँव जलते हैं मुज़ाकरात की बात से। मैंने पहले आपको कहा कि ये क्योस के बेनिफिशरी हैं, ये वो फियर फैक्टर जो है वो रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है मौलाना साहब की आपने मुलाकात की बात की, मेरी दुआ है कि मौलाना साहब के साथ दोबारा हाथ ना हो, मेरी दुआ है कि मौलाना साहब दोबारा जो है वो धोखा न कहें। और ये मामला मिस्र से आने के बाद पहला काम ये किया है, मौलाना साहब को 3 बजे बुलाया है दावत पे। मिस्र से सब इतना इंपॉर्टेंट ये काम था क्योंकि इमरान खान साहब दावत दे चुके हैं। 18,000 मदारस जो हैं उनको वजारत तालीम के साथ रजिस्टर करके तो मौलाना साहब को क्या इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के साथ करना है। तो ये मामला जो 18,000 मदारस हैं जिनको पहले अतार अशरफी को जहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है, वो अपना मौलाना साहब जो हैं वो बात करेंगे। तो फिर वो ये भी जो है ना ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना अबव द पे स्केल वाली बात है। अच्छा फैसल भाई मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दें क्योंकि फिर कौसर साहब ने रिस्पॉन्ड करना है। कौसर भाई मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, मगर मैं ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन का जरूर दे दूं। फैसल भाई साहब आज एक बड़ी जबरदस्त मुलाकात भी हुई है डापुर साहब की मोहसिन नकवी साहब से। क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ, वैसे तो कुरम के मामले पे थी और एपेक्स कमेटी का ये इजलास था, मैं ये सवाल कर सकता हूं कि क्या असल मुज़ाकरात का प्लेटफॉर्म ये है? क्योंकि कल की 1.5 घंटे की मुलाकात इमरान खान साहब से अलीमीन गड्डापुर साहब की, और वो मोहसिन नकवी जिनके ऊपर इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर के हवाले, और आज जिस तरह चश्मे मा रोशन दिले माशात कह के उनको खुश आमदीद कहना, ये चीज़ें तो सवाल तो पीटीआई का कारकुन भी कर रहा है। नहीं सलमान, 2 एस्पेक्ट है ना इस चीज़ के, 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, ज़ाहिर है अलीमीन केपी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, और फिर कुरम का मामला है वो एक दहशतगर्दी का मामला है जिसमें वफाक में मोहसिन नकवी साहब भी दिलचस्पी ले रहे हैं। नून लीग का तो कोई ना लीडर ना कोई और वज़ीर जो है ना वहाँ पे कुरम में गया है, ना वो जाते हैं, ना उनकी दिलचस्पी है। तो ज़ाहिर है वो एक तो बात तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री का, क्योंकि ये मामला कुरम का इतना संजीदा है तो उसमें तो वो बात होगी। दूसरी बात ये है कि दोनों अगर सियासी रहनुमा मिले हैं तो मैं प्रिवी तो नहीं हूँ एपेक्स कमेटी में क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन सियासी मामलात में गुफ्तगू तो होती होगी। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म ने नहीं रखा हुआ, उन्होंने वज़ीर आज़म को रखा हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूँ। सो इसमें किसी को कोई जो है दो राय नहीं होनी चाहिए। मेरा भाई कौसर बाइंड ना करे, जदों दिल किया वो बदल भी देंगे। तो वज़ीर दाखिला नहीं बदलता, वज़ीर आज़म दिल किया तो बदल देंगे। कौसर भाई बड़े स्वीट आदमी हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं कौसर भाई आपको तसल्ली से टाइम देता हूँ, मैं देता हूँ, लेकिन मैं फैसल भाई एक सवाल करूंगा। इस गल की गवाही हसन मुर्तज़ा साहब को ले लो, वो इस गल की गवाही
हसन मुर्तजा साहब को ले लो। अच्छा फैसल भाई, वैसे एक बात आऊं, मुझे आपका जवाब समझ आ गया, 2 + 2 4 में तो बड़ा क्लियर है, लेकिन ऐसा वजीर दाखिला जो 26 नवंबर 24, 25, 26 नवंबर का बॉस हो ना, जो कुछ भी हुआ पीटीआई के मौकफ के मुताबिक, उसका बॉस जो थे ना वो मोहसिन नकवी साहब थे। और जब वजीर आला केपी के ये कह रहा हूं कि मेरी गाड़ी के टायर ब्रश कर दिए गए, बैक स्क्रीन पर गोली है, ये वो तमाम चीज़ों के साथ सर थोड़ा सा बॉडी जेस्चर का थोड़ा ध्यान करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए भाई 12 अफराद का ऑर्डर भी इसी के हाथ में था और फिर उसको कहना चाहिए प्लीज़ सर आगे आइए। एक सवाल तो है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक जी। कौसर काज़मी भाई, जरा फैसल साहब की बात का रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं फौरन चलूंगा ना हसन मुर्तजा साहब के पास, प्लीज। फैसल भाई ने 190 मिलियन पाउंड का जो रुख है वो मोड़ा हसन नवाज की तरफ। भाई हसन नवाज का ये काम है, प्रॉपर्टी हो सकता है फैसल की हो, और वहां पे जो लोग बैठे होते हैं वो किसी की प्रॉपर्टीज जब सेल करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त कानून है जिसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। उसके तहत आपको जवाब देना होता है कि भाईजान आपने अगर ये प्रॉपर्टी खरीदी है ना, ये पैसा आपके पास आया कहां से? सर ये एवनफील्ड का फ्लैट था। सुने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ना, ये मलिक रियाज की अपनी प्रॉपर्टी, जस्ट ऐड प्लीज आप कंटिन्यू करें। नहीं सर, ये बिल्कुल उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी सर, ये बिल्कुल ऑन रैकेट में बात कर रहा हूं। और मैं ये किसकी बेची है फिर उन्होंने? देखिए आपकी, मैं यही तो कह रहा हूं, फैसल से ली होगी। वो XYZ कोई हो सकता है जो किसी भी बंदे को जो पार्क लेन पे बैठा है। नहीं, अल्लाह करे आपकी ख्वाहिश पूरी हो, मेरे भी एवनफील्ड में 4 फ्लैट हो, लेकिन है नहीं ना। वहां पे मिलियंस ऑफ पाउंड की प्रॉपर्टी आपके मुंह में घी शक्कर कि मेरे भी एवनफील्ड में नवाज शरीफ के साथ वाला फ्लैट मेरा हो। अल्लाह करे आपका हो। मैं तो कहता हूँ बड़े पाकिस्तानियों की नजर सिर्फ नवाज शरीफ आता है। और सर हमारा पाकिस्तान में ही एवनफील्ड करते हैं सर। जहाँ पे आखिरी दफा फैसल मैंने और आपने बैठ के खाना खाया था ना ऊपर किसी कानूनदान के डेरे पे, उससे नीचे सारे लोगों की प्रॉपर्टीज है भाई। जी हर बंदे की। तो बात बल्कि उसके सामने आपको बताया गया था किस किस की है। तब आप तर्जुमान नहीं थे, तब आप मसाफी थे ना। अच्छा, ये आप अपने सोशल मीडिया से बचने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि नहीं, मैं तो सोशल मीडिया हमारी ताकत है, हमारा मोहब्बत है। अच्छा नहीं, वहां पे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ना सलमान, आप बाद में भटके हैं भाईजान। NCA ने, मैं मुशर्रफ भाई इस्लाम हुआ हूं भाई, जमाना जाहिलियत से मुशर्रफ भाई इस्लाम हुआ हूं। खुदा का वास्ता है, ओ खुदा का वास्ता है, ओ कौन सी चीजें सही कह रहे हैं तनु। अच्छा यार, कौसर काज़मी दा ही कहना बनदा है ना। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ नहीं भाई, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट है। खुदा मेरा फरीफ्ता हो गया मैं आपके ऊपर कौसर भाईजान। वो वकील है ना, वकील, उसने भाईजान जो जवाब मैंने देना था ना, फैसल मेरे भाई ने उसको यूं वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह कह के ना टाइम सारा वार के रख। तो वो अच्छा, मैं हसन भाई को शामिल कर लूं, हसन भाई को शामिल करूं गुफ्तगू में? आप हसन भाई को, लेकिन एक शर्त है कि बोलेंगे आप वो पंजाबी में। हसन भाई पंजाबी में बोलेंगे, कोई मसला। असल भाई मुझे ये बता दे, आज ना सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, उन्हें बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। अतन मिन्नल्ला साहब थे, जमाल बंदूखेल साहब थे, शहजाद मलिक साहब थे। रियासत सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ है, ये बोला उन्होंने। तमाम इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े। इदारे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इदारे। क्या आप इन जज साहिबान से इत्तफाक करते हैं? क्या रियासत की वाकई ये तरजीहात? देखिए, जो इदारों का मामला है या जुडिशरी का मामला है वो तो अपनी जगह है और उस पर भी जरूर बात होगी, लेकिन मैं जिहड़ा आज तुहाडे प्रोग्राम में जो वेखिया है ना, अगर एक टीवी या कैमरे दे सामने इन्हां दोहां जमातां नूं बिठा दिता जावे ना जी और उनदे विच एंकर ना होवे ते मेरा नहीं ख्याल अद्धे तो बाद केस खत्म हो जाने ने। इन्हें आपे ही मान लेना एवनफील्ड तेरा है, फलाना मेरा है। अच्छा, मान गए इसका मतलब है। ओके। तो मैं ये समझता हूं कि अदालतों को साइड पे रखें और इनको खुद से खुल के बात करने का मौका दें। अलकादिर का फैसला भी हो जाना है, एवनफील्ड का भी हो जाना है, सारे हो जाने हैं। ठीक है। जहां तक जुडिशरी का है तो देखिए, उनके सामने रिमार्क्स जो हैं वो कोई फैसला नहीं होता। रिमार्क्स तो वो जो हालात वाकयात उनके सामने से गुजर रहे होते हैं, जो शवायद शहादतें हो रही होती हैं या पेश हो रही होती हैं, तो वो उनके मुताबिक वो सवाल जवाब जो है वो रिमार्क्स होते हैं। और उसमें हो सकता है उनके सामने उस वक्त कुछ चीजें ऐसी गुजरी हो
جن پہ انہیں یہ کہنا پڑا ہو کہ کیا یہ سارے ادارے جو ہیں یہ ہیں، لیکن وہ معنی خیز بھی ہے جملہ کہ انہوں نے وہ کس سیاق و سباق کے ساتھ کہا، اور آج ہو بھی اور کیا رہا ہے جی۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کیا کوئی ایسا کام جو جہاں پہ بھی بات ہو، بے شک آپ تحریک انصاف کو دیکھ لیں، بے شک آپ پی ایم ایل این کو دیکھ لیں، تو وہاں پہ یہی بات ہوتی ہوگی کہ یا مقدمات کا فیصلہ ہو، ان کو رہا کرو، سزا کرو، جو بھی ہو کوئی فیصلہ تو کرو۔ جن مقدمات کی سزائیں سال سال ہیں ان میں آپ ہمیں سال سے لے کے اندر بیٹھے ہو، تو یہ ہم نے تو یہ فیس کیا ہے جی۔ جس گاڑی کے کسٹم کے اوپر صرف پیمنٹ ہونی تھی، اس میں بھی ہم نے 11 سال جیلیں کاٹی ہیں، اور فیصلے 11 سال بعد ہوئے ہیں۔ واقعہ وہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ وہ 1 سال اگر سزا ہے، آدمی بے گناہ ہو جائے تو اس کی زندگی کا تو وہ سال ایک ضائع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور جہاں تک ریمارکس کا تعلق ہے، وہ واقعی معنی خیز ہیں کہ اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے کو کہہ رہا ہے، وہ ادارہ انہوں نے اوپنلی کہا ہے، تو یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ڈھکی چھپی یا کوئی اس قسم کی بات کی ہے، تو یہ واقعی ایک سوالیہ نشان تو ہے۔ اس پہ مجھے ریاست کو اس بھی جواب میں یہ آپ کی چیزیں سیمی دیکھنی نوڈنگ چاہیے۔ نظر آئی ہے کہ ہاں آپ اس سپریم کورٹ کے ججز کی بات سے کسی حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے مذاکرات والا معاملہ آپ ذرا اپنے گورنر کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے جب وقت آئے گا، تو کم از کم فیصل کریم کنڈی صاحب کو تو تھوڑا ٹھنڈا کریں سر۔ وہ ہر روز استعفے کا مطالبہ کر دیتے ہیں، ہر روز وہ کسی ایڈونچر کی بات کر دیتے ہیں، تو ذرا ان کو بھی کہیں ذرا تھوڑا ایزی رہیں یار۔ دیکھیں، فیصل کریم کنڈی صاحب جب وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوگی تو کنڈی صاحب اس پہ ضرور کہیں گے۔ وہ ایک آئینی سربراہ ہیں اس صوبے کے، تو وہ ضرور اس پہ یہ بات تو کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب 100 لاشیں سڑک پہ پڑی ہوں گی، جب روز آئے دن سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہوں گے، جب شہری مارے جا رہے ہوں گے، تو اس پہ کیا کنڈی صاحب جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں؟ ان کی کوئی، ہماری پیپلز پارٹی کی تو کوئی گرم جوشی نہیں ہے یا کوئی ناراضگی یا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم تو آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو فیصلے ہیں یا جو بات ہے وہ کرتے ہیں، اور کنڈی صاحب اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فیصل، مجھے ذرا اس کا رسپونڈ کریں۔ حکومت کی جو گفتگو ابھی تک ہوئی، ہماری آف دا ریکارڈ بھی جو حکومتی اراکین سے ہماری بات ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا پاس ریکارڈ ہے کہ وہ مکر جاتے ہیں، ان کی گارنٹی کون دے گا۔ ایون شیر افضل مروت صاحب نے کہا یہ 26 نومبر والی ایپیسوڈ کا، نے کہا اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے، ہمیں عمران خان صاحب 20 دسمبر تک رہا ہو جائیں گے، مذاکرات میں یہاں تک بات چلی گئی اور آپ سنجانی چلے جائیں، تو یہاں کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے نا سر؟ اور شیر افضل مروت کی بات میں صداقت کتنی ہے یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو دونوں سائڈوں پہ ہے نا۔ آپ صرف یہ تو حکومت کی بات ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم ان کا کیا کس کی بات کا اعتبار کریں۔ یعنی جب باجوہ صاحب، جنرل باجوہ تھے، انہوں نے سازش کر کے ہماری منتخب حکومت کو ختم کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ الیکشنز کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی الیکشنز ہو جائیں گے، نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ یہ واپس ہو جائے گی، آپ اسمبلیاں توڑ دیں، ہم الیکشن کرا دیتے ہیں۔ اس وقت نواز شریف صاحب نہیں مانے، اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں نہیں مانے، اس وقت صورتحال اور تھی۔ تو اس کے بعد بہت دفعہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی ایسے ہو جائے گا اور ویسے ہو جائے گا، تو وہ نہیں ہوا۔ پھر عمران خان صاحب کی تلخی کی بات تو سارے کرتے ہیں، لہجے میں تلخیاں تو سلمان آ جاتی ہیں جب آپ 500 دن سے، ایک تو حسن بھائی نے 11 سال کی زرداری صاحب کی جیل کا ذکر کیا ہے، تو حسن بھائی یہ بھی بتا دیتے ہیں نا کہ جیل وہ کس دور میں کاٹی تھی اور وہ کس نے کٹوائی تھی، اور زبان کس نے بھی کٹوائی تھی۔ وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی، وہ اس وقت ہوئی تھی جب میاں صاحبان اقتدار میں تھے، تو اس وقت لڑائی تھی۔ زرداری صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی میں آج بھی مذمت کرتا ہوں کہ وہ بالکل غلط بات تھی۔ عمران خان صاحب کو آج 505واں دن ہے جیل میں، 300 کیس ان کے قریب ان کے بنا گئے ہیں، 100 کیس بنا ہے جب وہ جیل میں ہیں پچھلے 1 سال سے، اور تمام کیسز میں ایک بھی میرٹ پہ کیس نہیں ہے، سارے کیسز میں بیٹمنٹ کے جو ہیں جی وہ ہے، یہیں پہ احتجاج ہوتا ہے
उठा के आप इमरान खान साहब का नाम लगा देते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर कौन सा कैसा 2.5 साल में जो है केस आप लोगों ने उनका नहीं बनाया? कौन से ऐसे लोग हैं जो कि केसेस के बगैर उठा के लोगों के साथ क्या तशद्दुद नहीं हुआ कि उनके अपना ये हाजी इम्तियाज़ है मंडी बहाउद्दीन वाला, 3 मुरब्बे यासिर मुर्तज़ा वो जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, 3 मुरब्बे खड़ी मूंजी जैसी अपना खड़ी फसल तबाह कर दो, वो जिम्मेदार का की हाल होता है? उसका कसूर की है? उसका कसूर ये है कि वो अपना PTI नाल खड़ोते हैं। जो बंदा PTI के साथ खड़ा है उसके आपने घर भी तोड़ दिए, खवातीन तक। शेर अफजल मरवत क्लियर कर देंगे जरा, उनके इस बयान की कितनी सदाकत है कि भाई 20 दिसंबर तक की डेट दे दी गई थी तारीख कि आप संजानी चले जाएं? ऐसे मुज़ाकरात हुए थे कोई उस वक्त? ऐसे आपके पास क्या खबर है? और इमरान खान साहब उन मुज़ाकरात से इन्फॉर्म थे? मैं आपको ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहा हूँ, फिर शेर अफजल साहब की बात के ऊपर भी कमेंट कर देता हूँ मैं कि जब ये अगस्त में जलसा जो है ये संजानी में था वो मुलतवी करवाया गया, उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है जी हम आपको ये गारंटी की गई थी ना, जब सुबह 7 बजे जब कौसर काज़मी सो रहा था और इनकी CM भी सो रही थी तो जेल के दरवाजे खुले थे। हमें तो नहीं पता था कि किसने खोले हैं। जिसने खोले थे उन्होंने कहा था जी कि हम ये करेंगे। उसके बाद ATA के पर्चे हुए, उसमें अपना उस पर्चे में, मैं तो ज़ाती तौर पे भी उसमें हूँ कि मैं एक पर्चा मेरे ऊपर भी हुआ है, मैं बेल पे हूँ, और मुझे कहा कि पिस्तौल लेके घूम रहा था मेरे पास तो मतलब वो संजानी का पीसफुल जलसा था, ठीक है। वो जब रात को इन्होंने उसके बाद क्या किया, सारे बंदों को अरेस्ट भी किया। उसके बाद हर पूरी पार्टी को, अभी रेंजर्स का एक सड़क के हादसे में हमारे एहलकार शहीद हुए हैं, रेंजर्स के एहलकार, ठीक है, उसका पर्चा पूरी इमरान खान समेत उनकी बेगम समेत पूरी पार्टी पे दे दिया गया है। वो सड़क का हादसा है, उनमें उनका क्या कसूर है? तो पोलिटिसाइज जब आप करते हैं ना सर, जब आप पोलिटिकली टारगेट करते हैं तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट उधर भी आएगा। और हमारा जो कारकुन है, हमारे रहनुमा और हमारे लीडर, हम सारे हमारे लोग ज़ख्मी हैं, 2.5 साल से रियासी जबर का शिकार हैं। उनके ऊपर अगर उनके लहजे तलख हैं तो आप उनके लहजों को बर्दाश्त कीजिए। आपने कोई उनको फूल नहीं पहनाए, कोई फूलों के हार नहीं पहनाए। तो जब एक मामला जो है आप इस तरह से टारगेट किए जाएंगे, लोगों के घरों को तोड़ेंगे, लोगों को जेलों में डालेंगे, लोगों को उठा के वैसे अगवा करेंगे। इंतजार पंजोता के साथ क्या किया आपने? उसका कसूर क्या था? वो किधर से बरामद हुआ, क्या हुआ? अब ज़्यादा बात करेंगे तो मैं भी इंतजार पंजोता बन जाऊंगा, फिर आपने तो प्रोग्राम भी नहीं करना, तो मेरे दोनों भाइयों ने तो बोलना भी नहीं है इस मामले पे। तो बात यह है कि ये चीजें भी मैं प्रोग्राम करूंगा, नहीं तो YouTube पे जरूर करूंगा आपके लिए प्रोग्राम, ही मेरा आपसे वादा है। मैं कहीं नहीं कर सका तो मैंने YouTube पे आवाज, हाँ YouTube पे कीजिएगा, फिर आपका चैनल पे अपीयरेंस भी बंद हो जाएगी। तो उसके बाद ये है कि ये शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात की है, तो देखिए ना आप, इस जो मैंने अभी आपको ये इसी साल का अगस्त का बताया कि जलसा मुलतवी करवाया गया और वादे किए गए, वादे पूरे नहीं किए गए। तो गारंटी तो बात, अगर गारंटी एक साइड से मांगते तो गारंटी अपनी भी तो करें ना। ये गारंटी कैसे करेंगे कि ये जो बात करेंगे वो पूरी हो जाएगी? तो देखिए दोनों साइडों से ये मामलात होने हैं। ये जो हसन साहब ने ये ना कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट को जो पहले फिल करना है या पहले कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना है, वो हुकूमत ने करना है, क्योंकि हुकूमत इस पोजीशन में है। चाहे ये डिफेक्टिव हुकूमत है, डिजोरे हुकूमत, तुम नहीं मानते हम इसको। और दूसरी एक और बात मैं वाजे कर दूं कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटी। जो 26वीं तरमीम को रोल बैक करने का मुतालबा वो भी है और मैंडेट का तकाजा भी है, लेकिन ये वो दो मुतालबात हमारे हैं जो कि हम समझते हैं कि डूएबल है, फौरी तौर पे हो सकते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन जो है बनना जाए और दूसरा सियासी कैदियों के या ट्रायल्स का फैसला करे या बेलों के ऊपर फैसला करे। और जी कौसर साहब, एक तो मुझे रिस्पॉन्ड कर दे, दूसरा ये बता दें हुकूमत को क्या सूट करता है मुल्क में सिविल नाफरमानी हो, अनरेस्ट हो, क्या यानी आपको पता है एक सर्टन कॉल भी तैयार है, मुज़ाकरा ने कोई पेशरफ्त करे, कोई 7-8 बंदे अपने भी डिसाइड करें, ताकि एक सर्टन माहौल तो डेवलप हो ना सर। तो इसके ना करने का मतलब ये कि आप कहते हैं लोग हमें को परवाह ही नहीं है, थोड़ी परवाह भी कर लेना सर थोड़ी पाकिस्तान की। देखिए, जो सिविल नाफरमानी की अपील कर रहे हैं और तरसीलात ज़र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एजेंडा तो यही है कि मुल्क को कमजोर किया जाए। देखिए, हुकूमतें इससे कहाँ कमजोर होंगी, बाकी सारी चीजें जो है वो अब तो उन मंजर आम पे आ चुकी हैं। फैसल ने बड़ी जज्बाती तकरीर की और मुतालबा एक डाला नहीं बीच में, पता नहीं भूल गए हैं शायद, वो जिसका नाम इन्होंने शोदात चौक रखा था, बीच में एक मुतालबा ये भी रखे ना
कि यार वो गोली क्यों चलाई, क्योंकि मुतज़ाद बयान जो थे वो कल स्काई ने कि परसों हलीमा खान साहब ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने भी कह दिया भाई 6 लोग सुनता लो ना मेरी जान, सुनता लो ना, इतनी लंबी तकरीर की थी और 2 मिनट वहां भी सुन के दो। अच्छा ठीक है, वो साड़ी तकरीरा ते भी तकलीफ है जनाब, चलो करो सर असा थोड़ी सुन लेने। तो मैं मतलब तकलीफ होती तो मैं बीच में भाई को इंटरप्ट करता, बोल पड़ता, मैं तो बोला ही नहीं, मैंने तो खामोशी से सारा मामला सुना। मैंने कहा कौसर भाई आपने हमें डराया होता है, जब पीटीआई वाला बोल रहा होता है ना कौसर भाई, आपने एंकर को डराया होता है, जिस तरह के ऑफिशियल एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, लगता है अब आए अगर किसी जगह बोला हूं आप मुझे बताएं, फैसल नहीं तो क्या पैड़े मुंह बनाते हैं कौसर काजमी साहब, ना बनाया करो सर, चंगा भला मुंह है ਤੁਹਾਡਾ। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं तो हंस रहा था आपकी बातों पे, स्माइल दे रहा था, और मुझे एक शेर याद आ रहा था कि तेरे वादे पे जिए तो ये झूठ जान जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। वाह वाह, तो बाकी ये जो बिल्कुल हमारा भी यही हाल है। खान साहब ने जो अभी मुतालबात रखे ना भाईजान ये सामने, इन्होंने अगर 2 मुतालबात पूरे कर दिए ना गवर्नमेंट ने, चले ठीक है जी हम आपका जुडिशियल कमीशन भी बना देते हैं, बेगुनाह अफराद को हम पहले भी छोड़ रहे हैं, अभी आप जिनकी निशानदेही कर दें अगर हमारे पास सबूत नहीं है तो वो सियासी कैदी जो है वो भी छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद फिर ये मैंडेट की तरफ अभी भी। अच्छा मैं एक सवाल और करता हूँ ना, 2 की निशानदेही अभी करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ 2 की निशानदेही मैं आज देख के आया हूँ, अभी करूंगा आपके कौसर काजमी साहब वादे पे कायम रहिए। कौसर भाई मेरी तरफ कोई आंसर दे दे, मैंने भी शाजी के पास जाना है, प्लीज मुझे कोई आंसर दे दे। रिचर्ड गर्नेल साहब जो हैं वो बड़े मुतमईन है, वो तो आप लोगों का हुकूमत का चेजा लेना शुरू हो गए हैं, वो कह रहे हैं मेरे तो 10 मिलियन मेरे ट्वीट रीट्वीट हो गए हैं, तो क्या करना है उनका? देखिए मुल्क की सालमियत पर ना कोई समझौता नहीं हो सकता सलमान, और सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, मुहिब वतन सियासी जमातें हैं, वो यक जुबान होकर यक जान होकर अपने ये एटमी असासे हैं ना, हमने इनकी हिफाजत करनी है। यही तो मसला है कि मगरब को सुने, मगरब को ऐसा लीडर नहीं चाहिए सलमान जो उनको एब्सोल्युटली नॉट कह के 28 मई कर दे। हसन भाई निहायत एहतराम से मुझे क्विक आंसर कीजिएगा, हमें रिचर्ड गर्नेल जैसे ट्वीट्स का हमें बॉदर करना चाहिए या हम बॉदर कर रहे हैं, या हमारे चूंकि बाइडेन इंतजामिया की जानिब से कुछ पाबंदियां भी लग गई पाकिस्तान के वेंडर्स के ऊपर जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम के अंदर थे, आपको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद कोई पॉलिसी तब्दील होगी? पूरी बात करें ना सलमान पूरी बात करें, उस पे घुंघरू बांध के नाच रहे हैं सारे ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं कि पाबंदियां लग गई हैं। जल्दी से बता दें शादी, मैंने क्लोजिंग पे जाना है, बस कर दे कौसर भाई। देखिए मैं तो ऐसे किसी ट्वीट को नहीं मानता यार, मेरे मन करिए यार, कौसर काजमी साहब जुल्फी बुखारी का ट्वीट पढ़ ले, कंडेम करते हैं इसको, जो मेरी तारीख को चैलेंज करता हो तो उनका अपना है, वो ट्वीट करें कुछ करें, उनकी मर्जी है, उनके ट्वीट पे अगर हमारी हुकूमत चलेगी तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी नाकामी उसकी कोई नहीं होगी। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अगले 2 दिन के अंदर CBM के तौर पर ही सही हुकूमत जो है अपनी जो नुमाइंदा है उसको मुज़ाकरात के लिए ज़रूर एक टीम को खड़ा करके ज़रूर सामने लेके आएगी, ताकि कम अज़ कम ये जो अफरा तफरी का एक माहौल है, अनसर्टनिटी है, उससे कुछ अरसे के लिए तो कम अज़ कम जान छूट जाए। हसन मुर्तज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, कौसर काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल चौधरी आप प्रोग्राम में हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।